हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज फॉर बीएमएस फर्स्ट ईयर। बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए हम फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी में आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है होम्योस्टैसिस एंड सेल फिजियोलॉजी, जो कि पेपर 1 का चैप्टर 1 है। और इसे हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस हमें बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए बताया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है वो देखेंगे। दूसरा टॉपिक कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस, कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, इसके बारे में देखेंगे। इसी तरीके से अगला टॉपिक देखेंगे सेल फिजियोलॉजी, जो कि ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, उसी का थोड़ा डिटेल वर्जन हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी, यानी सेल की जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज होता है। फिर चूंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वेरियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसके बाद हम दो तरह के बैलेंस के बारे में देखेंगे, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। लास्ट में हम देखेंगे स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, जो कि 5 तरह के हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का क्या वेटेज है। तो इसमें जो चैप्टर का वेटेज है वो है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस की डिफिनीशन क्या है? तो होम्योस्टैसिस जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है होम्यो, दूसरा है स्टैसिस। होम्यो का मतलब सेम, स्टैसिस का मतलब स्टेबल। यानी होम्यो का मतलब सेम, सेम किस चीज को रखना है? हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अपेक्षा में क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, और साथ ही वो स्टेबल बना रहे। स्टेबल का मतलब ये नहीं कि सब चीजें रुक जाना, सारी चीजें रुक जाना को स्टेबल नहीं कहते हैं। स्टेबल का मतलब, यहाँ स्टेबल से मतलब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी पूरी तरीके से सब कुछ रुक जाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी सारे प्रोसेस जो हो रही हैं वो कैसे हो, नॉर्मल तरीके से हो। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को देखते हैं क्या है। The process by which living organisms maintain a stable internal environment और बैलेंस, ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बना कर रख पाते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, उसके अपेक्षा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रख पाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। ठीक है, अब ये होम्योस्टैसिस इट इंश्योर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात की गई है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की नहीं। यानी सारी प्रोसेस चलती रहे और कैसे चले, नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरह। ठीक है, अब हम लोग बार बार यहाँ बोल रहे हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है एक्सटर्नल कंडीशन के चेंजेस की अपेक्षा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये आखिर इंटरनल इन्वायरमेंट है क्या चीज। हमारी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते किसको है? तो इंटरनल इन्वायरमेंट इन बॉडी इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें सेल्स रहते हैं, लिव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ईसीएफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या क्या मिला के बनता है? ब्लड को और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मिला करके क्या बन गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जैसे हमारे सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स, तो सेल्स के बीच 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 में जो गैप होता है, ठीक है, उस
गैप को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी के साथ आगे देखते हैं, ईच ऑर्गन सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग इंटरनल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ एंड फंक्शन इफिशिएंटली। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम है, सभी ऑर्गन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी एक साथ सभी ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारे इंटरनल कंडीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं। टू सपोर्ट, क्या सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एंड फंक्शन इफिशिएंटली, यानी अच्छे से हमारा लाइफ भी अच्छे से सपोर्ट हो पाए, मतलब हम जीवित रह पाए और हमारे जितने भी बॉडी में फंक्शंस है वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। उसके लिए सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे जो बॉडी के हैं वो एक साथ मिलकर के इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ शिवरिंग, हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है यानी कांपने लगती है जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है यानी ठंडी में। ठीक है, शिवरिंग क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जैसे सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है एंड वाटर का। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से हमारा मस्कुलर सिस्टम टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, स्किन हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं, स्केलेटल सिस्टम ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट्स मूवमेंट यानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्केलेटरी सिस्टम क्या करता है, पीएच रेगुलेट करता है, एक्सक्रीट वेस्टेज को बाहर निकालता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है और हमें पैथोजन से बचाता है। कौन, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। यानी ये सारे मिलकर के हमारे बॉडी में किस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, होम्योस्टैसिस। आगे देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन, यानी होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करने में कौन कौन से की कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे होम्योस्टैटिक सिस्टम इन बॉडी एक्ट्स थ्रू सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइसेस, यानी हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है वो सेल्फ रेगुलेटिंग यानी खुद से रेगुलेट होने वाले डिवाइस की तरह काम करता है। जो किस मैनर में काम करता है, विच ऑपरेट्स इन ए साइक्लिक मैनर, जो कि साइक्लिक मैनर में काम करता है, यानी साइक्लिक मैनर में काम करता है। ठीक है, और कैसा है, सेल्फ रेगुलेटिंग डिवाइस, हमारी बॉडी खुद से रेगुलेट होती है, जैसे सेल्फ स्टार्ट होता है उसी तरीके से सेल्फ रेगुलेट। ठीक है, इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, इसमें कौन कौन से तीन कंपोनेंट है, पहला है रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा है कंट्रोल सेंटर, तीसरा है इफेक्टर। यानी ये तीन मेनली कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमने एक ये पिरामिड डायग्राम में दे रखा है, जब हमारा बॉडी स्टेबल कंडीशन में होता है यानी सारी प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, स्लैब देखिए इसके ऊपर एकदम सीधा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, वो क्या करेगा, चेंज को प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो स्टेबल था, मतलब होम्योस्टेसिस में था सब कुछ, वो क्या हो गया, इम्बैलेंस यानी गड़बड़ हो गया, या तो बढ़ गया या तो घट गया। और ये जैसे ही स्टिमुलस आया, इस चेंज को किसने रिसीव कर लिया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर क्या करेगा, फिर आगे इंफॉर्मेशन एफरेंट पाथवे के थ्रू कहां पर जाएगा, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, और इसमें भी ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इफेक्टर के पास भेजता है, और उस जो भी गड़बड़ हुई थी उस गड़बड़ को ठीक करने का काम करता है, और उस गड़बड़ को ठीक करके फिर से नॉर्मल प्रोसेस में ले आता है, होम्योस्टेसिस फिर से मेंटेन हो जाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म्स इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं।
जो हमारे बॉडी का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेंटेनिंग नॉर्मलेसी ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम, यानी हमारे बॉडी सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन में रखने का काम होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स करते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं? दिस इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ फीडबैक सिग्नल्स, यानी कैसे करते हैं? फीडबैक सिग्नल्स के द्वारा। अब ये फीडबैक सिग्नल्स में फीडबैक क्या होता है उसका मतलब समझते हैं। तो फीडबैक क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच सम पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ ए सिस्टम इज पास्ड बैक टू इनपुट, यानी जो भी आउटपुट आया वो वापस से इनपुट में वापस चला जाता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं फीडबैक, यानी जो भी आउटपुट बाहर से जो भी एक्सटर्नल चेंज हुआ वो फिर से एक्सटर्नल चेंज में की वजह से जो भी हमारी बॉडी में चेंज हुआ वो फिर से इनपुट में आ गया, यानी नॉर्मल कंडीशन हो गया। तो व्हेनेवर एनी चेंज ऑकर्स, कोई भी चेंज जब होता है तो हमारा सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है? दो तरह का फीडबैक देता है, पहला नेगेटिव फीडबैक, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक क्या चीज होता है, ठीक है? दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबिलाईजिंग मैकेनिज्म, ये बहुत कॉमन है और स्टेबिलाईजिंग मैकेनिज्म है। इसमें सिस्टम किस तरीके से काम करता है? द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज, यानी किसी चेंज को, जो भी चेंज हो रहा है चाहे घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो, तो उसको क्या करेगा? या तो अरेस्ट कर देगा चेंज को, या उसकी डायरेक्शन को, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, यानी उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। मतलब अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज हो रहा था तो उसको इस डायरेक्शन में कर देगा, यानी कोई चीज अगर बढ़ रहा था तो उसको घटा देगा, घटा करके नॉर्मल कर देगा, और कोई चीज घट रही तो उसको बढ़ा करके नॉर्मल कर देगा। किसकी वजह से? टू ब्रिंग वेरिएबल बैक टू नॉर्मल, यानी जो भी चेंज हुआ उसको नॉर्मल में लाने के लिए इस तरीके से सिस्टम काम करता है कि वो उसकी चेंज की डायरेक्शन को या तो रिवर्स कर देता है या तो उसको उस पर अरेस्ट कर देता है। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है यानी बढ़ता है तो क्या होता है? वैजोडाइलेशन होता है और स्वेटिंग होती है। वैजोडाइलेशन का मतलब क्या है? वैजोडाइलेशन का मतलब है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती है। जैसे हमारी ये स्किन है, ठीक है? स्किन स्किन के नीचे हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है? तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? डायलेट कर जाती हैं। डायलेट करने से क्या होता है? ये जो हीट है, जो भी टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ा हुआ है, हीटनेस, वो स्किन के कांटेक्ट में आकर के आउटर एनवायरनमेंट में स्वेट के फॉर्म में, पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं? अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है और हीट को कंजर्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमें शिवरिंग होती है, कांपने लगती है बॉडी, और बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है? जैसे एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, इसका बॉडी टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, अचानक से कहीं से कोई स्टिमुलस आया या कुछ गड़बड़ी हुआ, ठीक है? तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी रिसेप्टर ने डिटेक्ट को पता कर लिया। अब ये रिसेप्टर से कहाँ जाएगा? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कौन है? कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। ब्रेन में किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये इफेक्टर को इंफॉर्मेशन सेंड होगी कि क्या चीज करना है, मतलब ब्लड वेसल्स क्या होगी? डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट लॉस होगा बाहर में। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएगी, जिससे बाहर फ्लूइड निकलेगा, ठीक है? और फ्लूइड जैसे जैसे इवापोरेट होगा तो हमारे बॉडी से हीट लॉस होता जाएगा, और हीट लॉस जब होगा, हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट, इसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से जब बॉडी टेम्परेचर लो होता है तब भी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर के इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजता है? ब्लड वेसल्स के पास। बोलता है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ, यानी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? सिकुड़ जाती हैं अंदर की तरफ, जिससे क्या होता है? हीट अंदर की तरफ कंजर्व हो पाता है, और उसकी वजह से हम सीवरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में हीट कंजर्व हो जाता है, हीट इज रिटेन्ड, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का। ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होता है, डायग्राम से समझते हैं। जैसे जब हमारे ब्लड में हाई ब्लड शुगर है, हमारे ब्लड का शुगर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो ये जैसे ही ब्लड शुगर हाई होता है तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाता है। हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पैंक्रियाज को बोलता है। पैंक्रियाज को क्या बोलता है? इंसुलिन को रिलीज करने के लिए। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है? लीवर के पास जाता है, जो भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में हाई हो रखा है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल
धीरे धीरे करके लो होने लगता है, लो होते होते धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारे ब्लड में शुगर लो होता है तो भी हमारा हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गया, तो वो पैंक्रियाज को क्या बोलेगा, प्रमोट्स ग्लूकागॉन रिलीज, यानी पैंक्रियाज को बोलेगा भैया ग्लूकागॉन रिलीज करो, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो भी ब्लड में ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल कम हो रखा था वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। यानी ये सब किसके द्वारा हो रहा है, निगेटिव फीडबैक के द्वारा, यानी जो बढ़ा था वो धीरे धीरे कम होने लगा और जो घटा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ करके नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज का, जैसे कि टीएसएच है आर रेगुलेटेड थ्रू फीडबैक लूप्स। अगला देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पहली बात तो यह लेस कॉमन है एंड यूज्ड इन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, कुछ ही प्रोसेस में इसका यूज होता है और यह बहुत कम कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन। इसमें सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जो भी चेंज हो रहा है उसको उसी डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा देता है, ठीक है, और इतना बढ़ा देता है उसी डायरेक्शन में उस चेंज को बढ़ा करके फिर नॉर्मल कंडीशन में लाता है। यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कैसे होता है, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में उस चेंज को बढ़ा दिया। अब उस डायरेक्शन में चेंज को जब तक बढ़ता रहेगा जब तक कोई आकर के रोके ना। यही अंतर है निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि उसमें कोई चीज बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे घट करके नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरीके से कोई चीज अगर घट रही है तो वो धीरे धीरे बढ़ करके नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, कोई चीज बढ़ रही है तो वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी, फिर उससे होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा। यानी कोई चीज बढ़ रही है तो उसके उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी को बढ़ा करके फिर उसमें नॉर्मल कंडीशन आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जब तक कोई दूसरा आकर के रोके ना तब तक ये जो इंटेंसिटी बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में वो तब तक बढ़ती रहेगी। और इसका सबसे ज्यादा इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस पार्टिकुलरली ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, यानी इमरजेंसी में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो इमरजेंसी में क्या रोल है उसको समझते हैं। सबसे पहला देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब हमारे ये एक्सीडेंट अचानक से हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो गए, यानी हमारे ब्लड वेसल्स को चोट पहुंचा, इंजरी पहुंची। ठीक है, इंजरी से क्या हुआ, हमारे ब्लड वेसल्स रप्चर कर गए और वहां ब्लीडिंग होने लगी। अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें जल्दी से जल्दी ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा मात्रा में ब्लड का क्लॉट बनना चाहिए, यानी ब्लड क्लॉट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंजरी हुई तो क्या हुआ, तुरंत उस जगह पर क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब बना तो उसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन में। अब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तुरंत हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन मिला कि थ्रोम्बिन बन चुका है। तुरंत हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक करवाएगा, किसके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन के द्वारा जो पॉजिटिव फीडबैक होगा तो उससे क्या होगा, थ्रोम्बिन ही क्या करेगा, और ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनवाएगा, और ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनवाएगा तो और ज्यादा कन्वर्जन होगा किसमें, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। यानी थ्रोम्बिन का जो पॉजिटिव फीडबैक है उसके द्वारा क्या कन्वर्ट हुआ, उसी डायरेक्शन में चेंज को और ज्यादा बढ़ गया। यानी जैसे थ्रोम्बिन बन रहा है तो और ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनवा रहा है, और जितना ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा उतना ही ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और जितना ज्यादा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन, उसी तरीके से उतना ही ज्यादा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा और ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा, ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, धीरे धीरे करके ब्लीडिंग रुक जाएगी, यानी इंटेंसिटी को उसी डायरेक्शन में बढ़ा दिया। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पार्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर प्रेशर ऑन सर्विक्स, ऑक्सीटोसिन रिलीज, फिर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम से समझते हैं ज्यादा क्लियर समझ आएगा। जैसे मान रहे हैं कि ये हमारे फीमेल की यूट्रस में बेबी है, ठीक है, अब इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो इसका जो हेड है वो कहां पर आया, हेड ऑफ फीटस पुशेज अगेंस्ट सर्विक्स, यानी सर्विक्स के पास इसका सिर आया। ठीक है, सर्विक्स सर्विक्स के पास जैसे सिर आया तुरंत नर्व इंपल्स सर्विक्स से कहां ट्रांसमिट हो गई, ब्रेन के पास, यानी ब्रेन के पास ये गई। अब ब्रेन क्या करेगा, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, यानी ये ब्रेन के पास गया,
ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भैया यहाँ देखो, ये ये जो बेबी है वो यहाँ तक आ चुका है, सर्विक्स के पास, ठीक है। तो भैया ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन फिर क्या होगा, कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या होगा, यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में जाकर के क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेज बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स। यानी जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टिमुलेट करेगा यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को, और धीरे धीरे बेबी के को और ज्यादा पुश करवाएगा, ठीक है। यानी कि यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन की ही वजह से क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसी की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ फिर यही ऑक्सीटोसिन फिर दोबारा क्या काम करवा रहा है, यूट्रस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। यानी यही ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यूट्रस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, यानी उसी डायरेक्शन में चेंज की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया और ज्यादा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है, डायग्राम से समझते हैं। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इनिशियल कोई स्टिमुलस आया तो उसका रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। कोई चीज स्टिमुलस आया, ठीक है, वो कोई बढ़ा, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स होकर के वो स्टिमुलस कम हो गया, ठीक है। स्टिमुलस कम हुआ तो स्टिमुलस जब कम हुआ तो रिस्पॉन्स लूप शट्स ऑफ, यानी जो भी रिस्पॉन्स गड़बड़ वाला रिस्पॉन्स हो रहा था स्टिमुलस की वजह से वो रुक गया। लेकिन यही चीज पॉजिटिव फीडबैक में हम देखते हैं कि कोई इनिशियल स्टिमुलस आया, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। रिस्पॉन्स होने के बाद वो स्टिमुलस बढ़ा, ठीक है। तो जो स्टिमुलस बढ़ा तो स्टिमुलस ने क्या किया, रिस्पॉन्स को फिर से और ज्यादा बढ़ा दिया पॉजिटिव फीडबैक से, मतलब जो चीज बढ़ रही थी उसको उसी डायरेक्शन में और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, यानी जितना ज्यादा स्टिमुलस बढ़ेगा उतना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा उतना ज्यादा स्टिमुलस बढ़ेगा, यानी कि उसी साइक्लिक मैनर में ये काम होने लगेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई आउटसाइड से कोई फैक्टर ना आ जाए इसको रोकने के लिए, इस साइकिल को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक यानी मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है जो कि उसका नाम है सेल फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 11th में सेल नाम के चैप्टर में पढ़ रखे हैं। इसमें क्या क्या देखते हैं, सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। और ये एक सिंगल सेल कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल भी खुद में सरवाइव कर सकता है जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, सेल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। इसी तरीके से आगे देखते हैं ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी हम एक सिंगल सेल से नहीं कई सारे सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है, जो कि कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। यानी यूनिसेलुलर तो खुद आप अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन उसको फिर मल्टी सेलुलर में चेंज होने की क्यों जरूरत पड़ी, कई सारे सेल्स, क्योंकि कई सारे सेल्स मिल करके एक साथ एक काम को कर सकते हैं, इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आगे समझते हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल्स थे, ठीक है, कई सारे सेल्स का ग्रुप हुआ और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो क्या बन गया, टिश्यू। कई सारे टिश्यू का ग्रुप हुआ, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो क्या बन गया, ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप हुआ और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके फिर बॉडी बन गया, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझते हैं, तो सेल का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो इस सेल में मेनली तीन चीजें होती हैं,
यानी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन-कौन से पार्ट्स? सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म, फिर तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस। तो आगे देखते हैं। ईच सेल इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी प्रत्येक सेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। तो इन सब के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।